झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पहली बार बिना हंगामे के सदन की कार्यवाही चली। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सदन और आसन को आश्वस्त किया कि अब बीजेपी विधायक नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर वेल में जाकर हंगामा नहीं करेंगे। बाबूलाल ने इस मुद्दे पर स्पीकर से जल्द फैसला लेने की अपील की और इस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विधि विशेषज्ञों से राय मशविरे के बाद जल्द इसका हल निकालने का भरोसा दिया। अब निर्णय मैं आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं अपने विधायकों से भी निवेदन करता हूं कि कम से कम नेता प्रतिपक्ष को लेकर के अब विधायकगण आपसे मांग नहीं करें और मैं उम्मीद करता हूं शायद उसको लेकर के फिर से वेल में विधायकगण नहीं आएंगे, लेकिन हम इतना जरूर चाहेंगे कि आप जल्दी निर्णय करें। अगर आपको लगता है कि प्रतिपक्ष को देना, विपक्ष को देना कहीं आपकी दबाव में है या आपकी परेशानी है, तो मैं कहूंगा कि सत्ता पक्ष में ही आप किसी को चुन करके दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं तमाम सदस्यों से, सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी, इस पर विधिक राय आने के साथ साथ तनिक भी विलंब इस पर नहीं होगा। आपको राय सुनाने में थोड़ा सा इस बात के गंभीरता को आप भी समझ रहे हैं, सदन के लोग भी समझ रहे हैं, बाहर में भी बहुत सारे लोग हैं समझ रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि थोड़ा वक्त आप दीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा। निश्चित रूप से इसका जो है उस पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सदस्यों से मैं निवेदन भी करता हूं, अब प्रतिपक्ष के लिए बेल में कोई भी सदस्य नहीं आएंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आपने जो आश्वस्त किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत दिन नहीं लगाएंगे, जितना जल्दी हो सके जो आपको समझ में आता है कानूनविदों से राय लेकर के जल्दी से जल्दी आप उसको निर्णय देंगे। और सदन में शून्यकाल के दौरान जेपीएससी में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में सदन के नेता हेमंत सोरेन ने जेपीएससी में आरक्षण रोस्टर का पालन करने और प्रतिभावान छात्रों को आगे लाने के लिए जल्द ही नियमावली बनाने का भरोसा दिलाया। महोदय, जेपीएससी का ये विषय नौजवानों के लिए और इस राज्य की आने वाली कार्य प्रणाली के लिए भी बहुत चिंताजनक है। अगर अच्छे विद्यार्थी पास होकर नहीं आते हैं और जो आरक्षण का लाभ यहां पर लोगों को नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से समाज के अंदर में भी कई सवाल, कई बातें उभरती हैं। इस चिंता को देखते हुए हमने अध्यक्ष महोदय आने वाली जो परीक्षा होनी थी उसका विज्ञापन भी प्रकाशन हुआ और तत्काल ही, हालांकि इसको मैंने पहले ही आदेश दिया था कि आने वाले समय में जेपीएससी के माध्यम से बेहतर और स्पष्ट तरीके से इस राज्य में चुनाव परीक्षाएं हो, सभी वर्गों को उसका अधिकार मिले। इसके लिए सरकार ने जो नियमावली बनाई है उस नियमावली का अवलोकन होना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति भी बना रखी है अध्यक्ष महोदय, और जो होने वाला जेपीएससी परीक्षा थी अध्यक्ष महोदय उसको भी स्थगित रखा गया है अध्यक्ष महोदय। और मैं सदन को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से नियमावली बनेगी, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर, उसके आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखकर, ताकि किसी भी वर्ग के छात्रों को उसका अधिकार से वंचित ना किया जाए अध्यक्ष महोदय। ये मैं सदन को स्पष्ट करता हूं। और सदन में चर्चा के दौरान जेपीएससी को लेकर जारी अविश्वास का मुद्दा भी उठा और इस पर जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि हर दिन वे सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार से कोई भी सदस्य जेपीएससी परीक्षा पास नहीं करे, नहीं तो उन पर भी आरोप लग जाएंगे। उन्होंने अविश्वास का माहौल खत्म कर पारदर्शी तरीके से परीक्षा लिए जाने पर जोर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सदन को बताना चाहूंगा कि चूंकि राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में लोगों को कई आशाएं हैं मुझसे, कई बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमने जेपीएससी का परीक्षा दिया है, इसमें थोड़ा हमें पास करा दीजिए, बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सदन को भी बताना चाहूंगा कि मैं सुबह सो के उठता हूं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर परिवार के बच्चे कोई जेपीएससी में पास ना करें।
नहीं तो बोले कि ये मुख्यमंत्री ने ही कराया। इतनी अविश्वास हो चुकी है अध्यक्ष महोदय जेपीएससी को लेकर के, जेसीसी को लेकर के अध्यक्ष महोदय। सिर्फ जेपीएससी की बात नहीं है, जेसीसी की उसकी नियमावली की भी अवलोकन होगी अध्यक्ष महोदय। तदुपरांत अब आने वाला समय में बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होंगी। अभी छठी की प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट आने दीजिए, उसका मेरिट के आधार पर उसकी कई चीजों की भी आकलन होगी, उसके उपरांत सरकार आगे निर्णय लेगी। क्रिकेट में दूसरा टर्म काफी जाना पहचाना नाम है। इसमें ऑफ स्पिन गेंदबाज लेग साइड से घूमने वाली गेंद डालकर बल्लेबाज को चकमा देता है। गेंद में इस परिवर्तन को बल्लेबाज भांप नहीं पाता और उसका स्टंप बिखर जाता है। बड़ा सवाल है कि क्या झारखंड में भी सियासत के पिच पर महागठबंधन भी दूसरा प्रत्याशी खड़ा कर सियासी खेल बिगाड़ सकता है? दरअसल झारखंड की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। महागठबंधन और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन महागठबंधन अपने दूसरे प्रत्याशी के नाम की भी घोषणा करने वाला है और दूसरे प्रत्याशी के मैदान में आने से अब तक एक सीट के लिए जरूरी 28 वोट से 2 कदम दूर बीजेपी का खेल बिगड़ने की भी आशंका है। देखना यह होगा कि क्रिकेट के मैच की तरह गेंदबाज का दूसरा बॉल बीजेपी का विकेट ले उड़ता है या फिर बीजेपी एक बेहतरीन बल्लेबाज की तरह दूसरी गेंद को हैंडल कर उसे सीमा रेखा के पार पहुंचाती है। और राज्यसभा चुनाव में जहां गठबंधन की दूसरी सीट पर जीत के लिए आजसू पर नजरें टिकी हैं, वहीं बीजेपी को भी भरोसा है कि पुराना सहयोगी होने की वजह से आजसू उसे ही समर्थन देगा। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास विधायक दल के विधायकों की संख्या है, इसलिए कोई कहीं दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आजसू का भी समर्थन मिलेगा। हम सबों से बात करेंगे हम लोग, और हमें पूरा विश्वास है कि जितनी जरूरत है विधायकों की उससे कहीं अधिक वोट हमारे पास है। नहीं, देखिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा हूँ कि दूसरा सीट जो है राज्यसभा का वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा, लेकिन लोग विश्वास करने के लिए तैयार। भैया आंकड़े बताते हैं ना, हमारे आपके चाहने से नहीं होता, आंकड़ा जो चाहता है वही होता है। नहीं मिलेगा ही, ये कहना तो अभी मुझे लगता है जल्दीबाजी होगी। आजसू का जो स्टैंड रहा है भाजपा के विरोध का, चुनाव में भी और चुनाव के बाद भी जो सदन में दिखा, उनका राजनीतिक स्टैंड बिल्कुल अलग है भाजपा से। और चूंकि हम झारखंड के विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हेमंत सोरेन जी की सरकार है और बहुत ही संवेदनशील और प्रतिबद्ध सरकार, तो मुझे लगता है कि अब इस स्थिति में आजसू भाजपा के साथ तो कतई नहीं जाएगी। झारखंड में राज्यसभा की दूसरी सीट को लेकर गठबंधन और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। हर कोई जीत का दावा कर रहा है, लेकिन जादुई आंकड़ा किसी के पास नहीं, और ऐसे में जीत का दावा कितना सही है वो तो वक्त बताएगा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक दांवपेंच और अंकों के गणित को देखते हुए जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने नामांकन दाखिल कर दिया। उनकी जीत भी पक्की है। जीत पक्की इसलिए क्योंकि विधानसभा में जेएमएम के 29 विधायक हैं और जीत के लिए 27 की ही जरूरत है। लेकिन दूसरी सीट के लिए गठबंधन और साथ ही बीजेपी में कांटे की टक्कर होगी। अब जरा दूसरी सीट के सियासी गणित को समझिए। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को मिलाकर कांग्रेस के 18 वोट हैं। शिबू सोरेन को वोट देने के बाद बचे जेएमएम के 2 वोट, आरजेडी के 1 वोट, यानी कांग्रेस के 18, जेएमएम के 2 और आरजेडी के 1 मिलकर 21 वोट हुए। गठबंधन की निगाहें इन पर भी हैं। निर्दलीय विधायक सरयू राय और अमित यादव, एनसीपी और माले की भी अहम भूमिका होगी। एनसीपी और माले के 1-1 विधायक हैं। माना ये जा रहा है कि इन 4 विधायकों में से 3 का समर्थन गठबंधन को मिल सकता है। ऐसे में गठबंधन के पक्ष में कांग्रेस 18, जेएमएम के 2, आरजेडी के 1 और अन्य 3 सहित 24 वोट हो जाएंगे। लेकिन ये आंकड़ा भी जादुई आंकड़े से 3 कम है। हमारा वोट की अगर जरूरत पड़ी तो हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा। तो गुरुजी तो एकदम निश्चित जीतेंगे, इसमें 2 मत नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसका तो कोई घोषणा हुआ नहीं है। तो हमको तो यूपीए के हैं, तो यूपीए से ही संबंध रखते हैं, तो वही बात करेंगे।
इधर बीजेपी के पास बाबूलाल मरांडी को मिलाकर 26 विधायक हैं, लेकिन अगर आजसू साथ आता है तो बीजेपी उम्मीदवार की जीत पक्की है। हालांकि आजसू ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस बोलती है कि मेरे पास बहुमत है। क्या झारखंड की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं? और जिनके पास 26 विधायक है उन्हें बोलते हैं आपके पास समर्थन नहीं है। पार्टी तय करेगी, एनडीए फोल्डर में जाएंगे या फिर पार्टी तय करेगी, इसलिए किसी फोल्डर के आधार पर नहीं होगा, पहले होगा। मौजूदा समय में दूसरी सीट के लिए न तो गठबंधन न ही बीजेपी के पास जादुई आंकड़ा है। ऐसे में आजसू की भूमिका किंग मेकर की होगी। कुमारी प्रेरणा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए बड़ी खबर आ रही है, भारत में कोरोना वायरस के 73 मरीज हो चुके हैं। 56 भारतीय और 17 विदेशी में कोरोना की पुष्टि हुई है और अभी तक जो आंकड़े हैं वो 73 तक पहुंच चुके हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा 14 विदेशियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 17 कोरोना वायरस के मरीज पाए गए हैं और झारखंड से खबर है कि कोरोना वायरस का कोई भी संदिग्ध मरीज नहीं है झारखंड में। चक्रधरपुर रेल मंडल में कोरोना वायरस को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग से होकर गुजरने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में रेल यात्रियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे कर्मी यात्रियों की जांच कर रहे हैं। रेलवे लगातार अपने कर्मियों के लिए कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। रेल यात्रियों को सावधानी बरतने के तरीकों से उन्हें कैसे बताया जाए ताकि वे ट्रेन या फिर प्लेटफॉर्म पर रेल यात्रियों को कोरोना वायरस से बचने के तरीकों से अवगत करा पाए। थोड़ा स्टेरिलियम लेके आएंगे, थोड़ा हैंड ड्रॉप लेके आएंगे कोई। अरे बोल दीजिए ना कितना आप लोग देखिए। कोरोना वायरस 19 के नाम से है, उसके केसेस, सस्पेक्टेड केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है और ऐसे लोगों को अगर आइसोलेशन में रखा जा सकता है। सारे ही अस्पताल जो रेलवे के अस्पताल हैं उसमें एक आइसोलेशन का वार्ड अलग से बनाने के लिए निर्देश दिया गया है और साथ ही हर जिलाधिकारी को कोविड-19 के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो उनके साथ वार्तालाप करके ऐसे केसेस के बारे में जानना और उनको कैसे कम से कम लिमिटेड रखा जाए, इसके बारे में प्रयास करना इसमें शामिल है। इधर दामोदर घाटी निगम यानी कि डीवीसी ने झारखंड सरकार पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि के भुगतान को लेकर झारखंड के अपने कमांड एरिया में चरणबद्ध बिजली कटौती करनी शुरू कर दी है। मंगलवार से डीवीसी झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी कि JVVNL को 8 घंटे तक बिजली कटौती कर रहा है। डीवीसी की बिजली कटौती से धनबाद, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह और रामगढ़ में बिजली संकट गहरा गया है। आपको बताएं कि राज्य सरकार पर नवंबर 2019 तक डीवीसी का बिजली आपूर्ति मद में बकाया 4,995 करोड़ है। डीवीसी ने साफ किया है कि बकाया भुगतान नहीं होने तक बिजली की कटौती जारी रहेगी। और इधर बोकारो में बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। डीवीसी ने 18 घंटे बिजली कटौती की बात स्वीकारी है, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं और सरकार से इस गंभीर समस्या से निपटने की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल डीवीसी ने 4,995 करोड़ रुपए बकाया होने की बात कहकर झारखंड के 7 जिलों में 18 घंटे बिजली की कटौती करने का फरमान जारी किया है। डीवीसी हर 6 घंटे के बाद 2 घंटे बिजली आपूर्ति देने की बात कह रहा है। परेशानी हो रही है और काफ़ी तकलीफ हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी तकलीफ हो रही है और ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी आजकल ज़माना बिना हर कुछ जितना भी यूटेंसिल्स है, जितना भी हमारे यहाँ काम होता है, सारा कुछ बिजली पर डिपेंडेंट है, तो सब कुछ कम पड़ जा रहा है। परेशानी तो हो ही रहा है सर, परेशानी बोल रहे हैं तो थोड़ा सा अगर हवा पानी आया तो चार्ज का बिजली का ये नहीं, किसी को नहीं पता है कि एक बार गया और दोबारा कब आएगा। ये स्थिति आज से नहीं है, बहुत दिन से चल रही है। पानी उन्हीं का, हम लोग तो पानी बिजली से सब मोटर वोटर चलता है, संकट तो है ही है। अब सुबह लाइन नहीं है तो दोपहर में भी लाइन नहीं रहता है, फिर रात में भी नहीं रहता है, फिर 8 बजे के बाद लाइन रेगुलर देता है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ मेहर वेहर सब चीज़ ये जो काम है जो गलत हो रहा है, लेकिन अब क्या बताएं, सब जनता परेशान ऐसे भी है, हम लोग भी परेशान रहते हैं। राज्य बिजली का को लेकर संकट आने का बहुत बड़ा संभावना है, क्योंकि कारण है कि बिजली पे ही आज का समय हर लोग निर्भर हो गए हैं। बच्चों का पढ़ाई हो या घर का पानी नल हो या बिजनेस जगत में देखिए
तो बिजली को लेकर संकट बहुत गंभीर आ जाएगा। ऐसा अगर बताया जा रहा है कि हर 6 घंटा में और 2 घंटा बिजली ही मिलेगा। और गिरिडीह में भी डीवीसी के फैसले से नाराजगी है। बीजेपी ने से जहां राज्य सरकार की विफलता करार दिया है, वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स डीवीसी को निर्णय वापस लेने को कहा है। तो सीधे तौर पर सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके इसका निराकरण करना चाहिए था। जो मेरी जानकारी है कि लगभग 5,000 करोड़ का बकाया है सरकार के पास। तो सरकार अगर पैसा नहीं दे रही तो इसमें पब्लिक क्या क्या दोष है? देखिए, झारखंड में बिजली का जो बुरा हाल हुआ है, इससे पूरी जनता त्राहिमाम है और इस सरकार को पहल करनी चाहिए थी। ये पहली बार है कि होली जैसे पर्व में भी ब्लैकआउट की स्थिति रही गिरिडीह में। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। बिजली बहुत ज़रूरी चीज़ है, आधारभूत चीज़ है, जिस पर सारी जीवन शैली निर्भर करती है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कोई बकाया हुआ है। डीवीसी पर पहले भी डीवीसी का जो बकाया है, हालांकि इसमें विवाद भी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्पष्ट कहना है कि जो बकाया है राज्य सरकार के पास है, राज्य सरकार इसको बकाया देने की प्रक्रिया में लगी हुई है, लेकिन आम जनता को बकाये के नाम पर कटौती करके प्रताड़ित नहीं किया जाए, क्योंकि सभी अस्पताल के में मरीज प्रभावित होते हैं, छात्र परीक्षार्थी प्रभावित हो रहे हैं, गृहिणियां प्रभावित हो रही हैं। और खबर है जामताड़ा से, जहां मिहिजाम स्थित होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बगल में कचरा डंपिंग यार्ड की वजह से स्थिति बद से बदतर है और महामारी को ये न्योता देता है। महिजाम नगर परिषद के 20 वार्डों का कचरा वार्ड नंबर 7 में बने कचरा यार्ड में फेंका जा रहा है। इस कचरा यार्ड के बगल में द होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। इस होम्योपैथिक कॉलेज की ख्याति कभी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी, लेकिन आज इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं इसके बगल में मिशनरी चैरिटी हॉस्पिटल है, जहां ग्रामीण महिलाएं अपने बच्चों को इलाज के लिए लेकर पहुंचती हैं। कचरा यार्ड को पार कर इन्हें आना जाना पड़ता है और हर पल बीमारियों का खतरा मंडराता रहता है। दवा लेने इस रास्ते से जब यहाँ से गुजरते हैं तो आप लोग को कैसा लगता है? कचरा वाला खराब लगता है, तो क्या करेंगे? लाचारी में बच्चों के साथ हाँ? तो इसमें तो बच्चा बीमार भी पड़ सकता है। बीमार तो पड़ेगा ही। पूरे शहर का कचरा यहाँ फेंका जाता है, वहीं मरे जानवरों को भी इसी कचरा यार्ड में फेंक दिया जाता है। दुर्गंध और बीमारियों से वार्ड नंबर 7 के लोग परेशान हैं। जानवर फेंकता एक गलत बात है। रास्ता साफ सफाई रहना चाहिए। यहाँ आदमी जाता आता है, मॉर्निंग वॉक भी करती है सब बहुत आदमी से। जब से सब गंदा होने लगा तब आना ही बंद कर दिया। अपने वार्ड के लोगों की समस्या को लेकर वार्ड पार्षद ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है और कचरा यार्ड को कहीं और शिफ्ट करने की मांग रखी है। मेरे वार्ड में जो कचरा फेंका जा रहा है बहुत ही खराब परिस्थिति है, बहुत ही खराब कचरा में बहुत दुर्गंध हो रहा है और उससे पब्लिक बहुत परेशान हो रहा है। कभी भी कुछ भी खराब बड़ा बीमारी भी हो सकता है। इधर डीसी ने जानकारी दी है कि कचरा यार्ड को लेकर नया प्रस्ताव आ गया है और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रस्ताव जो है एसडीओ के द्वारा एसी के यहाँ आ गया है। पहले जो भूमि को चिन्हित किया गया था उसको जो है सो कैंसिल करके नया प्रस्ताव आया है। नारकी जीवन जीने को मजबूर वार्ड नंबर 7 के लोगों को जल्द कचरे से निजात मिलेगी। वहीं होम्योपैथिक कॉलेज और मिशनरी चैरिटी हॉस्पिटल के भी दिन बहुरेंगे। जामताड़ा से न्यूज 18 के लिए आरपी सिंह की रिपोर्ट। फूलों की खेती कर गढ़वा के ब्रजेश तिवारी की जिंदगी महक उठी है और आज अपने गांव के लिए आर्थिक उन्नति के मिसाल बन गए हैं ब्रजेश तिवारी। ये है गढ़वा के करुआ कला गांव के ब्रजेश तिवारी, जिन्होंने फूलों की खेती कर समृद्धि हासिल की है। जिले में ब्रजेश तिवारी फूल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। दरअसल कृषि विभाग से प्रेरणा लेकर ब्रजेश तिवारी ने फूलों की खेती को ही अपना रोजगार बना लिया और अच्छी आमदनी से परिवार में चटक रंग भर रहे हैं। फूलों की खेती की बदौलत ब्रजेश तिवारी को जिला स्तर पर पिछले 5 सालों से प्रथम पुरस्कार मिलते आ रहा है। गांव के लोग भी इनसे प्रेरित होकर फूलों की खेती करने लगे हैं। फूल की खेती करने के पीछे जो कारण है
कि गढ़वा ज़िले में वर्षापात कम होती है, उस स्थिति में परंपरागत खेती करना मुश्किल हो रहा है और फूल की खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है और परंपरागत खेती जो होती है उसके उपज की तुलना में फूल के दाम अच्छे मिल जाते हैं। ब्रजेश तिवारी जी फूल की खेती के लिए पूरे जिला के एक प्रगतिशील किसान हैं और प्रेरणा के स्रोत हैं, जिससे सारे किसान गढ़वा जिला के बने उत्साहित हैं और प्रेरणा ले रहे हैं। कृषि पदाधिकारी की माने तो जिले में जल संकट के मद्देनजर किसानों को कम पानी में ज्यादा लाभ होने वाली फसल के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिसमें फूल की खेती सफल है। साथ ही विभाग समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण भी दे रहा है ताकि किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सके। झारखंड में गढ़वा जिला वर्षा आश्रित जिला है, जिसमें जो है वर्षा को जो है कम वर्षा होने के कारण जो है यहाँ जो है PM-KSY के अंतर्गत मिनी स्प्रिंकलर ड्रिप वितरण किया जा रहा है। और ब्रजेश तिवारी ने कम लागत में फूलों की खेती कर समृद्धि हासिल की है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर उन्हें सहयोग किया जाए तो ब्रजेश राज्य स्तर पर भी पुरस्कार जीतकर जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। शैलेश कुमार, न्यूज 18 गढ़वा। चाईबासा के पुड़ाहाट जंगल के आनंदपुर वन क्षेत्र में हाथी का एक बच्चा झुंड से बिछड़ गया है। हाथी का बच्चा बीमार है। गांव वाले और वनकर्मी उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन उसकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा। नन्हे हाथी को गाय का दूध पिलाया जा रहा है और इस बीमार हाथी के बच्चे को देखने के लिए आसपास के गांव के लोग पहुंच रहे हैं।